बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको बोर्ड के एग्ज़ाम्स में कामयाब करे। स्टूडेंट, आज मैं फ़िज़िक्स के जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि फुल बुक में से लिए गए हैं और अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हैं। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको जो मैं MCQs समझाऊँ उनसे आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आप किसी भी किस्म के MCQs को बआसानी हल कर सकें। तो जी देखते हैं आज का जो हमारा पहला MCQs है कि फार्मूला टू कैलकुलेट टाइम पीरियड का फार्मूला हमसे पूछ रहा है। एक कीवर्ड ये है और साथ पेंडुलम का है। अब इसमें आपको ये मैं क्लियर कर दूं कि इसमें जो ऑप्शन नंबर बी और डी है ये फार्मूले की तरतीब ही गलत है। ये दोनों तो हो गई क्रॉस। अब ए वाली और सी वाली दोनों टाइम पीरियड के फार्मूले दुरुस्त हैं, लेकिन अब आपने इसमें फ़र्क समझना है कि फ़र्क क्या है। कि यहाँ जो m/k है ये टाइम पीरियड है मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, क्योंकि इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट के जो है, और ये जो हमारे पास L/g है ये टाइम पीरियड है पेंडुलम का। तो लिहाजा आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि पेंडुलम का आएगा तो टाइम पीरियड ये वाला L/g है, और अगर मैस अटैच टू स्प्रिंग वाला आएगा तो उसका टाइम पीरियड ये है। तो यहाँ उसने पेंडुलम पूछा है तो लिहाजा हमारी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। जी बच्चों, नेक्स्ट MCQ था द इंटेंसिटी लेवल ऑफ रसलिंग ऑफ लीव्स। तो ये बच्चों आपने याद कर लेना है कि इंटेंसिटी लेवल लीव का जो रसलिंग है उसका 10 dB है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास MCQ था द क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर। पानी का हम क्रिटिकल एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्रिटिकल एंगल को देख लेते हैं, वो क्या है। ये हमारे पास एक डायग्राम है जहाँ पर एक रे आ रही है जिसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। तो जब ये जो रे है एक मीडियम से निकल कर दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो अपने रास्ते से थोड़ा हट जाएगी और एक नया एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, और इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। तो बच्चों जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ता जाएगा उधर से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि जहाँ पर ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है इंसिडेंट रे का रिफ्रैक्टेड रे का, वो इस तरह हो जाएगा, यानी कि इस नॉर्मल के साथ इधर आ जाएगा, यानी कि वो 90 का एंगल बना देगा, जैसे कि आप नीचे वाली डायग्राम में देख सकते हैं। तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट जहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ 90 का एंगल बना दे तो उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, और ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये देखें हमने किस तरह इसको फाइंड करना है। स्नेल्स लॉ के ज़रिए ये फाइंड होगा। स्नेल्स लॉ का जो बुनियादी फार्मूला वो ये है। ये कब इस्तेमाल होता है? जब एक रे एयर से दूसरे मीडियम में दाखिल हो रही हो। लेकिन जब अगर कोई रे वाटर से किसी एयर में दाखिल हो, यानी कि वाटर से एयर में दाखिल होगी, तो ये फिर स्नेल्स लॉ बदल जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि साइन आर ओवर साइन आई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वाटर वाला यूज़ करेंगे कि वाटर से जो है वो रे एयर में जा रही है। तो ये भी एक बड़ा अहम फ़र्क है, ये आपने ज़हन में रखना है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे चूँकि क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है, तो इसलिए जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा वो 90 का होगा, वो पुट किया। वाटर का रिफ्रैक्टेड इंडेक्स जो है 1.33 है, ये वैल्यूज पुट कर दी। और बच्चों हम यहाँ पर फाइंड करना चाह रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि क्रिटिकल एंगल आई। तो यहाँ से साइन आई को इधर भेजेंगे, 1.33 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 1/1.33 को कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.7519, और यहाँ से हमने साइन को जो है ना वो दूसरी तरफ ट्रांसफ़र किया तो वहाँ पर आकर इन्वर्स हो गया। तो यहाँ पर आई सेपरेट हो गया जो हम फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप शिफ्ट साइन दबाकर ये वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48.75, और 75 को राउंड ऑफ करेंगे तो 8 आएगा। तो लिहाजा बच्चों हमारे पास जो क्रिटिकल एंगल आ गया वाटर का वो आ गया 48.8। तो लिहाजा ऑप्शन जो है वो ए इज़ करेक्ट। उसके बाद हमने द वैल्यू ऑफ के इन कूलम्स लॉ में के की वैल्यू देखनी है। अगर आप चारों ऑप्शन पे गौर करें तो सारी ऑप्शन सेम है, सिर्फ यूनिट का फ़र्क है। तो इसका मतलब है कि इधर हमें यूनिट को ड्राइव करना आना चाहिए, तो हमारा काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब देखें यूनिट को कैसे ड्राइव करना है। ये हमारे पास कूलम्स लॉ है, हमें चाहिए के की वैल्यू। के को मैंने किया सेपरेट, आर जाके मल्टीप्लाई, Q1 और Q2 इधर आके डिवाइड हो गए। तो बच्चों यहाँ F फोर्स है, आर जो है उसका वो डिस्टेंस है, फासला है दो चार्जेस के दरमियान, और Q1 और Q2 चार्जेस हैं। यहाँ पर हम इनकी वैल्यू लिखेंगे। फोर्स का होता है न्यूटन, आर एक लेंथ को जाहिर कर रहा है तो उसका मीटर, तो ऊपर स्केयर है तो स्केयर आ गया।
Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, तो चार्जेस का यूनिट होता है कूलम, तो 2 कूलम के साइन लग गए, तो C और C स्केयर हो जाएगा। अब ये आवर में है तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये इस तरह लिखा जाएगा, न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर। तो ये हमारे पास के का यूनिट आ गया। तो बच्चों इस MCQs में सिर्फ यूनिट का फ़र्क था, तो अगर आपको यूनिट की समझ लग गया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगी। करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास है जी कैपेसिटर आर यूज्ड। कैपेसिटर किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तो बेसिकली कैपेसिटर का जो फंक्शन है वो चार्ज को होल्ड करके आगे फ्लो के साथ प्रोवाइड करना है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट के अंदर जो है ना वो चार्ज बदल बदल के आ रहे होते हैं, यानी कि समझ लें कि रुक रुक के आ रहे होते हैं, तो हमें फ्लो के साथ चाहिए होते हैं। तो कैपेसिटर उनको चार्जेस को एक जगह स्टोर करके तो बाद में भी इकट्ठे फ्लो की सूरत में हमें देता है, तो लिहाजा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, चार्ज। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़। अब हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो है का यूनिट निकालना है। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की अगर आप डेफिनेशन देखें तो उसके मुताबिक जो फोर्स है पर यूनिट चार्ज पर वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। अब F का यूनिट न्यूटन और कूलम का चार्ज अब नीचे होने की वजह से फ्रैक्शन में होने की वजह से माइनस आ गया, तो न्यूटन पर कूलम, तो लिहाजा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अच्छा बच्चों नेक्स्ट MCQ देखते हैं। MCQ नंबर 7, द SI यूनिट ऑफ EMF। EMF का हमने यूनिट देखना है, तो सबसे पहले हमने देखना है EMF है क्या। EMF एब्रीवेशन है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, जिसको हम कहते हैं जी एनर्जी पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ से इसका जो EMF का फार्मूला बनेगा वो E इज इक्वल टू W/Q है, जहाँ पर W जो है वो इसकी कन्वर्टेड एनर्जी है और Q से मुराद उसका चार्ज है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। एनर्जी के लिए हम जॉल यूज़ करते हैं और चार्ज के लिए हम कूलम यूज़ करते हैं, तो लिहाजा जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF का यूनिट बन गया वो जॉल पर कूलम बन गया। तो ये भी हमने इसकी ड्राइव कर लिया, तो लिहाजा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। बच्चों इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है दी विच थिंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस का मतलब जो डैम्स वगैरह में हमारी बिजली बनती है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है या कैसे वर्क करती है, वो जनरेटर का जो असूल है वो हमें पूछ रहा है। जनरेटर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देती है। अच्छा उसके बाद आता है जी MCQ नंबर 9, नंबर ऑफ इनपुट टर्मिनल्स इन नॉट गेट। अब बच्चों नॉट गेट की अगर आप डायग्राम देखें तो कुछ इस तरह की होती है, उसका एक ये टर्मिनल इनपुट है, ये आउटपुट है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि उसके जो इनपुट टर्मिनल है वो कितने हैं। एक ही इनपुट टर्मिनल होता है नॉट गेट में, लिहाजा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ जो कि है 10, द आउटपुट ऑफ ऑर गेट। तो बच्चों आपने ऑर गेट को जो याद रखना है वो प्लस के हवाले से याद रखना है। अब मैं इसको बना के दिखाता हूँ। तो दो हमारे पास अगर वैल्यूज़ हों A और B, A को आप 0 0 1 1 कह लें और B को आप 0 1 और 0 1 कह लें। अब जो आर गेट है उस पर प्लस की कंडीशन लगती है, यानी कि A प्लस B, तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 2 होता है, लेकिन बाइनरी अप्लाई करेंगे बाइनरी ऑपरेशन तो ये 1 ही आएगा। तो ये मैंने ट्रुथ टेबल बना के दिखाया है ऑर गेट का। अब वो पूछ रहा है कि ऑर गेट में विल बी 0, 0 कब आंसर आता है देखें, जब दोनों इनपुट जो वैल्यूज़ हैं वो 0 हों, यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है जी टेलीफोन वाज फर्स्ट इन्वेंटेड इन, कि टेलीफोन पहली दफ़ा किस सन में ईजाद हुआ, ये भी आपने याद रखना है 1876। उसके बाद आता है जी बच्चों लास्ट MCQs, द टेम्परेचर एट सेंटर ऑफ सन, कि सन के सेंटर पे जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा 20 मेगा केल्विन। तो जी बच्चों ये थे आज के MCQs, उम्मीद है आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का आमीन नासिर, बहुत शुक्रिया।